देखिए, आज हम हाई स्कूल की फिजिक्स शुरू कराने जा रहे हैं। आज से पहले मैंने तुम्हें 4 वीडियो दी थी, जिनमें कुछ वीडियोस तुम्हारे क्लास 11th की थी और कुछ वीडियोस तुम्हारे 12th क्लास की थी। आज हम हाई स्कूल की विशेष मांग पर हाई स्कूल की फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें तुम्हारा पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रकाश क्या होता है और उसके बाद धीरे धीरे प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हुए आगे प्रकाश के परावर्तन तक इस वीडियो में संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो देखो, पहले सबसे पहला टॉपिक है तुम्हारा प्रकाश, कि आखिर ये प्रकाश क्या होता है। तो तुमने एक चीज़ का अनुभव किया होगा कि जब हम किसी भी अंधेरे स्थान में जाते हैं, अंधेरे स्थान का मतलब होता है, अंधेरे स्थान का मतलब है जहाँ पर प्रकाश न हो, जहाँ पर प्रकाश न हो उस स्थान को अंधेरा स्थान माना जाएगा जहाँ पर प्रकाश नहीं होगा। तो आप सबने देखा होगा कि जिस स्थान पर अंधेरा होता है, कहने का तात्पर्य जिस स्थान पर आपका प्रकाश नहीं होता है उस स्थान पर हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है। अतः यहाँ से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि संसार में उपस्थित किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे हम प्रकाश कहते हैं। तो यहाँ से हम प्रकाश की परिभाषा लिख सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश की जो चाल होती है तुम्हारी, वो चाल निर्वात अथवा वायु में तुम्हारे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और प्रकाश की तुम्हारी जो तरंग दैर्घ्य है वो हमेशा, जो तुम्हारी तरंग दैर्घ्य है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। हमारे दिमाग में ऐसे एक प्रश्न आ रहा होगा कि तरंग दैर्घ्य क्या होती है। देखिए, आपने छोटी 9th क्लास में पढ़ा होगा कि प्रकाश एक ऊर्जा है जो तरंग के रूप में चलती है। और तरंग में क्या होता है कि किसी तरंग में जो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी होती है वो दूरी आपकी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य कहलाती है। और इसी तरंग दैर्घ्य जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है वो आपके 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 1 एंगस्ट्रॉम आपका 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। अगर हम इस दूरी को मीटर में व्यक्त करेंगे तो इस दूरी को व्यक्त करना बड़ा ही कठिन होगा। अतः मीटर का एक अत्यंत लघु मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम, जिसके द्वारा तुम्हारे अणु परमाणुओं की अत्यंत सूक्ष्म दूरी की गणना की जा सकती है। अतः तुम्हारी प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। देखिए, अब यहाँ से तुम्हारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है प्रकाश का परावर्तन। देखिए, समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। आपने देखा होगा कि जब भी प्रकाश किसी चिकने तल पर गिरता है या किसी चिकने तल से टकराता है तो वह टकरा करके वापस लौट जाता है। ऐसे मान लो ये हमारा कोई तल है जो नीचे से चिकना कर दिया गया है या कलई या किसी भी तरह से पेंट कर दिया गया है। इसके ऊपर मान लो यहाँ से आने वाली कोई प्रकाश की किरण यहाँ पर आकर के टकराती है और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। कहने का तात्पर्य, ये जो तुम्हारा दर्पण या कोई चिकना तल रखा हुआ है, इसके 2 माध्यम थे। एक माध्यम आपका ऊपर था और दूसरा माध्यम आपका नीचे था। पहला माध्यम ऊपर और दूसरा माध्यम है वो तुम्हारा नीचे था। तो प्रकाश के परावर्तन में आपका क्या होता है, कोई भी जो प्रकाश की किरण होगी वो जिस माध्यम में आएगी उसी माध्यम में किसी भी चिकने तल से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अगर प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा लिखनी है तो इन्हीं शब्दों में आप प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा लिख सकते हैं कि
प्रकाश के परावर्तन में आपको पता था किसी चिकने तल से टकरा करके किसी प्रकाश किरण का वापस उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन आपका क्या था? प्रकाश के परावर्तन में आपने दो प्रकार की किरणों को देखा होगा। पहली किरण तो आपको ये स्पष्ट दिखाई दे रही है, जो किरण किसी भी दर्पण की ओर आ रही है। दर्पण की ओर आने वाली जो किरण होती है उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। कौन सी किरण कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और जो किरण दर्पण या किसी भी चिकने तल से परावर्तन के पश्चात निकल करके जाती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। उसे हम कौन सी किरण कहते हैं? उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। दोनों किरण आगे समय में आपतित किरण और परावर्तित किरण का जो मध्य बिंदु होता है या दोनों पर कह दीजिए लंब रेखा होती है उसे हम अभिलंब कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। दोनों किरणों के बीच में यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों की मध्य रेखा होगी, वो तुम्हारी अभिलंब होगी। अब देखो, आपको जैसे चित्र में आपको दो तरह के कोण दिखाई दे रहे होंगे। एक कोण तो आपका अभिलंब और आपतित किरण के बीच में इस दिशा में बढ़ रहा है, और दूसरा कोण परावर्तित किरण और अभिलंब की विपरीत दिशा में इस दिशा में बढ़ रहा है। दो कोण आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जो कोण आपका आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है वो कोण आपका आपतन कोण होता है। कौन सा कोण होता है? वो आपतन कोण होता है। और जो कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनता है वो आपका परावर्तन कोण होता है। कौन सा कोण होता है? परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण को स्मॉल आई से प्रदर्शित किया जाता है और परावर्तन कोण को स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। ये घटना हुई आपके प्रकाश की परावर्तन की। इसी प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपके इसी चित्र से दो प्रकार के नियम निकल करके आते हैं, जिन्हें हम प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम? प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखते हैं पहला नियम क्या बनता है। आपको चित्र से स्पष्ट एक चीज समझ में आ रही होगी कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों आपके एक ही तल में है। कौन कौन? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों आपके एक ही तल में है। तो यहाँ से पहला यही नियम निकल के आता है कि प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये वो आपका पहला नियम। देखिए आगे दूसरा नियम क्या था। यहाँ से दूसरा नियम आपको पता है, जैसा मैंने अभी बताया, आपतन कोण और परावर्तन कोण दो प्रकार के कोणों का निर्माण होता है प्रकाश के परावर्तन की क्रिया में। और इस क्रिया के द्वारा जो आपतन कोण बनता है वो हमेशा, आपतन कोण मैंने बताया था आई से प्रदर्शित किया जाता है, ये हमेशा परावर्तन कोण स्मॉल आर के बराबर होता है। कैसा होता है? बराबर होता है। कहने का मतलब ये है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कैसा होता है? बराबर होता है। अब देखो यहाँ से इस क्रिया में मैंने तुम्हें प्रकाश के परावर्तन में बताया कि प्रकाश के परावर्तन में तुम्हारा कोई भी जो प्रकाश की किरण थी वो किसी भी माध्यम से टकरा करके या किसी भी चिकने तल से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट के गई थी। ये घटना आपकी हुई थी प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रतिबिंब का मतलब होता है किसी वस्तु की छाया। आपने देखा होगा आपके घर में पाए जाने वाले जो दर्पण होते हैं वो दर्पण में आप अपना प्रतिबिंब देख सकते हो। कहने का तात्पर्य जिस प्रकार का आपका बिंब होगा उसकी प्रतिछाया उसका प्रतिबिंब बनती है। क्या बनती है? प्रतिबिंब बनती है। प्रतिबिंब के लिए आपको क्या करना है? प्रतिबिंब की परिभाषा समझने के लिए प्रकाश के परावर्तन पर चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन में क्या था? मैंने तुम्हें बताया था कि कोई भी प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उससे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वही क्रिया आपके प्रतिबिंब में होती है कि किसी भी वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं
मान लो यहाँ से कोई वस्तु है और इस वस्तु से चलने वाली कोई भी जो तुम्हारी प्रकाश की किरणें हैं वो किसी भी दर्पण से, अभी मैं आगे तुम्हें दर्पण बताऊंगा, ये मान लो कोई दर्पण है और यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराती हैं और दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? परावर्तित हो जाती हैं। और मान लो इसी वस्तु से कोई दूसरी प्रकाश की किरण इस दिशा में जाती है और जाने के बाद वापस परावर्तित हो जाती है, तो ये दोनों किरणें जिस स्थान पर मिलती हैं उस स्थान पर इस पहली वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। अभी मैं आगे आपको दर्पण समझाऊंगा तब ये क्रिया और स्पष्ट हो जाएगी। अभी ऐसा है, ये प्रतिबिंब समझ में आ गया होगा। तो प्रतिबिंब में क्या था तुम्हारा कि किसी भी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब तुम्हारे दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रतिबिंब आपका होता है वास्तविक प्रतिबिंब। पहला प्रतिबिंब कौन सा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और दूसरा जो प्रतिबिंब होता है वो आपका